नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 16 जुलाई 2020 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज 3 आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एशिया की रीशेपिंग से संबंधित पोस्ट कोविड ईरा में चाइना की एग्रेशन के कारण। दूसरे नंबर पे हम आर्किटेक्ट्स के प्रोफेशन से संबंधित आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। हाल ही में इससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग आई है। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे रेप से जुड़े मिथ्स के बारे में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, पोस्ट कोविड ईरा में चाइना की एग्रेशन की वजह से एशिया की जो रीशेपिंग हो रही है इससे संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। देखो, 15 जून को इंडिया चाइना बॉर्डर पर गलवान वैली में जो वायलेंट इंसिडेंट हुआ, ऐसा बहुत सालों बाद हुआ था कि इंडिया चाइना बॉर्डर पर वायलेंस में किसी सोल्जर की जान गई हो। बट ये इंसिडेंट कोविड-19 आने के बाद चाइना जो अपने बिहेवियर में एग्रेशन शो कर रहा है उसके लार्जर पैटर्न का पार्ट है। मतलब चाइना की ये टेंशन्स सिर्फ इंडिया के साथ नहीं देखने को मिल रही हैं, बल्कि दूसरे पड़ोसी देश, फॉर एग्जांपल साउथ चाइना सी में वियतनाम और मलेशिया के साथ, इवन ऑस्ट्रेलिया के साथ, ऐसे इंडो पैसिफिक रीजन में कई सारे देश हैं जिनकी चाइना के साथ फिलहाल टेंशन्स बढ़ गई हैं। इवन जापान के साथ भी सिनाकाकू आइलैंड्स को लेके। जब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने यह मांग की कि कोविड-19 के ओरिजिन की इम्पार्शियल इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उसके बाद चाइना ने ऑस्ट्रेलिया को धमकी दी कि हम आपसे जो वाइन, बीफ, बार्ले ये सब इंपोर्ट करते हैं इनको बाइकआउट करेंगे। चाइना ने अपने स्टूडेंट से आह्वान किया कि वो ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए ना जाएं। चाइना की इस एग्रेशन के बाद एक डिबेट स्टार्ट हो गई। अगर हम चाइना के ऊपर रिलाय करते हैं तो इसकी हमें एक बड़ी कीमत चुकानी होगी। और चाइना की इस एग्रेशन के बाद इंडो पैसिफिक रीजन में जो कंट्रीज आते हैं, वैसे तो देखो उनके बीच कोऑर्डिनेशन पहले भी हो रहा था, बट एकदम से चाइना ने एग्रेशन शो करनी स्टार्ट की। ये कोऑर्डिनेशन इंडो पैसिफिक के कई सारे देशों में और ज़्यादा बढ़ गया। आर्टिकल में हम आगे आगे डिस्कस करेंगे कैसे ये कोऑर्डिनेशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है चाइना के अगेंस्ट। अभी देखो, इंडिया, जापान, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों की सरकारों ने काफ़ी सारे स्टेप्स लिए हैं ताकि चाइना के साथ जो ट्रेड है उसे कम किया जा सके, चाहे वो इन्वेस्टमेंट से संबंधित हो, मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित हो या फिर टेक्नोलॉजी से संबंधित हो। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच जब वर्चुअल समिट ऑर्गेनाइज हुआ था तो दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने एक नया मिलिट्री लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट साइन किया था। मतलब जो इंडिया के पोर्ट्स हैं उनको ऑस्ट्रेलिया के द्वारा यूज किया जा सकता है और जो ऑस्ट्रेलिया के पोर्ट्स हैं उनको इंडिया के द्वारा यूज किया जा सकता है। और लॉजिस्टिक एग्रीमेंट में काफ़ी बार देखो ये डिसाइड होता है कि वार पर्पजेस के लिए ये पोर्ट्स नहीं इस्तेमाल किए जाएंगे, पीसफुल पर्पजेस के लिए किए जाएंगे, लॉजिस्टिक्स पर्पजेस के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। काफ़ी बार ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं इस प्रकार के लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट की। अब देखो, इंडिया जापान के साथ भी इसी प्रकार का मिलिट्री लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट साइन कर सकता है। क्वाड जो ग्रुप है 4 देशों का, जिसमें इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए है, ये ग्रुप हालांकि 2016 के आसपास फॉर्म हुआ था, लेकिन अभी तक इस ग्रुप की खास एक्टिविटी नहीं देखने को मिली थी। बट चाइना की इस नई एग्रेशन के बाद मांग उठ रही है कि इस ग्रुप के मेंबर कंट्रीज के बीच और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोऑपरेशन होना चाहिए। ये ग्रुप और ज़्यादा एक्टिव रोल प्ले करें चाइना की एग्रेशन को कंटेन करने के लिए। इवन देखो, आसियान ने भी हाल ही में अपने समिट में वन ऑफ देयर स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेटमेंट जारी की। आसियान के समिट में जॉइंट स्टेटमेंट में कहा गया जो साउथ चाइना सी में मैरीटाइम डिस्प्यूट्स हैं उनको यूएन लॉ ऑफ सी ट्रीटी के अकॉर्डिंग सोल्व किया जाना जरूरी है। इसके बाद एक और एग्जांपल की बात की जाती है। थाई फिल्म स्टार हैं, इन्होंने देखो एक ऐसे ट्वीट को रीट्वीट किया था जिसमें मांग की गई थी जांच की जाए क्या कोरोना वायरस वुहान की एक लेबोरेटरी से निकल के आया है। उसके बाद चाइना के जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं उन्होंने एक कैंपेन चलाना स्टार्ट कर दिया
कि इस थाई फिल्म स्टार को बैन कर दिया जाए, बाइकआउट कर दिया जाए। जैसे इंडिया में भी काफ़ी बार इस प्रकार के कैंपेन चलते रहते हैं। बट देखो इसके बाद क्या हुआ, एक मिल्क टी अलायंस बना। ताइवान, हांगकांग, थाईलैंड और दूसरे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं उन्होंने भी एक काउंटर कैंपेन चलाना स्टार्ट कर दिया। इस मिल्क टी अलायंस ने वन चाइना पॉलिसी को चैलेंज किया। इवन हांगकांग की जो एक्टिविस्ट हैं जोशुआ वोंग, इन्होंने आह्वान किया कि एशिया के बाकी देशों को एक साथ आना चाहिए सभी फॉर्म्स के ऑथोरिटेरियनिज्म को चैलेंज करने के लिए। साफ तौर पर इशारा चाइना की तरफ था। देखो एशियन मल्टीलेटरलिज्म जो है वो हमेशा क्राइसिस से इमर्ज होता है। मल्टीलेटरलिज्म का क्या मतलब होता है बताइए? जब दो या फिर दो से अधिक देश एक साथ आते हैं किसी कॉमन प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए तो इसे कहा जाता है मल्टीलेटरलिज्म। चियांग मई इनिशिएटिव ये एक फाइनेंशियल स्वैप मैकेनिज्म था चाइना, जापान, साउथ कोरिया, साउथ ईस्ट एशिया के बीच। ये कब आया? ये देखो 1990s के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद इमर्ज होके आया। मतलब क्राइसिस के बाद एशियन मल्टीलेटरलिज्म मजबूत हुआ। आप एक और एग्जांपल देखिए। जब देखो 1976 में साइगोन का फॉल हुआ था तो इस इवेंट को माना जाता है एक प्रकार से वियतनाम वार समाप्त हो गया था। अब वैसे तो देखो 1967 में आसियान ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हो गई थी, बट मीटिंग इस ऑर्गेनाइजेशन की एक भी ऑर्गेनाइज नहीं हुई थी। मतलब विभिन्न हेड्स के बीच जो समिट ऑर्गेनाइज होता है वो एक भी नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही वियतनाम वार समाप्त हुआ ये बॉडी एक्टिवली काम करने लगी। इसी प्रकार से राइटर्स के द्वारा कहा जाता है, देखो ये जो कोविड-19 के क्राइसिस है ना, ये क्राइसिस भी बड़े क्राइसिस हैं। इसके बाद एशियन मल्टीलेटरलिज्म एक प्रकार से फिर से स्ट्रांगली इमर्ज होगा। राइटर ये कहना चाहते हैं जैसे क्वाड जैसी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस्टेब्लिश हो चुकी हैं लेकिन अभी तक ज़्यादा एक्टिवली काम नहीं कर रही थी, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन अब ज़्यादा एक्टिवली काम करने लगेंगी कोविड-19 के क्राइसिस के बाद। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है, देखो चाइना की पोस्ट कोविड एग्रेशन से यूएसए को भी काफ़ी फायदा हुआ है, क्योंकि यूएसए नहीं चाहता कि चाइना हमें रिप्लेस करके वर्ल्ड में एक पात्र सुपर पावर बने। पहले क्या था, विभिन्न देश फॉर एग्जांपल इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ये स्ट्रांगली यूएसए के पक्ष में नहीं आ रहे थे चाइना को कंटेन करने के लिए। बट चाइना की इस नई एग्रेशन के बाद ये सब जो देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, वियतनाम, ये और ज़्यादा मजबूती के साथ यूएसए के साथ जाएंगे चाइना को कंटेन करने के लिए। बट देखो यूएसए की जो रणनीति है, स्ट्रेटजी है, वो सही नहीं है। यूएसए एन मौके पर कुछ ऐसा कर देता है जिससे यूएसए और एलाय कंट्रीज़ के बीच रिश्तों में जो दूरी है वो बढ़ जाती है। जैसे इंडिया का एग्जाम्पल दिया जाता है। अब देखो गलवान वैली इंसिडेंट के बाद एक तरफ जहां एक्सपर्ट्स बोल रहे थे कि अब इंडिया और यूएसए के रिलेशंस और ज़्यादा मजबूत होंगे क्योंकि दोनों का कॉमन दुश्मन चाइना है, बट ट्रंप प्रशासन ने यह फैसला लिया, हम कई तरह के जो वर्कर वीजाज हैं उन्हें सस्पेंड करेंगे। इसका देखो इंडिया पर काफ़ी सीरियस रिपरकशन होगा। तो यूएस के इस डिसीजन के बाद फिर कुछ एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि यूएसए वैसा देश नहीं है जिस पे आप रिलाय कर सको। यूएसए सिर्फ अपना फ़ायदा देखेगा। अगर यूएसए को इंडिया की चिंता होती तो इस प्रकार से वर्कर वीजास को यूएसए के द्वारा नहीं सस्पेंड किया जाता। एक और एग्जांपल दिया जाता है, ऑस्ट्रेलिया ने देखो जब मांग की थी कि इम्पार्शियल इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्या ये वायरस वुहान की लेबोरेटरी से ओरिजिनेट हुआ, उसके बाद एकदम से यूएसए ने डब्ल्यूएचओ को सपोर्ट देना बंद कर दिया, डब्ल्यूएचओ की फंडिंग को रोक दिया। तो ऑस्ट्रेलिया का ये कहना था कि अभी हम इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहे थे, बट आपका जो मूव है वो हमारी मांग को बल्कि कमज़ोर करता है। तो कहने का मतलब यही है, देखो चाइना के खिलाफ तो विभिन्न देश एकजुट हो रही हैं, बट यूएसए को भी अपनी रणनीति में कुछ इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता है ताकि चाइना के खिलाफ इस एकजुटता का सहारा लिया जा सके। पहला सजेशन यूएसए को यह दिया जाता है, यूएसए की पॉलिसी इस प्रकार की होनी चाहिए, यूएसए सपोर्ट करें इंडो पैसिफिक रीजन में विभिन्न देशों को, ना कि मजबूर करें इन देशों को अपनी बात मानने के लिए। मतलब यूएसए ऑर्डर ना दें, इन देशों को सपोर्ट करें,
क्योंकि देखो काफ़ी एशियन कंट्रीज ऐसे हैं जैसे जापान, इंडिया, हिस्टोरिकली ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रोंग रहे हैं, तो इनकी अपनी भी अलग से एक इमेज है। जैसे हमने कोल्ड वार के दौरान नॉन अलाइन मूवमेंट को फॉलो किया था, तो अब एकदम से हम यूएसए के ऑर्डर को मानेंगे तो हमारी जो इमेज है वो खराब होती है। बट इंडिया कोई स्टेप लेता है चाइना के अगेंस्ट और यूएसए उसे सपोर्ट करता है, तो ये ज़्यादा बढ़िया है। दूसरा सजेशन भी राइटर का इसी से मिलता जुलता है। देखो चाइना जो है, चाइना के पास अभी इतनी पावर है, चाइना अपने पड़ोसी देशों को मजबूर कर सकता है अपनी बात मानने के लिए, बट यही चीज़ चाइना के अगेंस्ट जाती है। चाइना जो अपनी मनमानी करता है, दूसरे देशों से अपनी बात मनवाता है, इसी के खिलाफ विभिन्न देश एकजुट हो रहे हैं और यही चीज़ चाइना के अगेंस्ट जाती है। लेकिन यूएसए तो कम से कम ऐसा ना करे। यूएसए ऐसा करके अपने एलाई कंट्रीज से बल्कि दूर चला जाता है। जैसे एग्जांपल्स दिए जाते हैं G7 कंट्रीज में जॉइंट स्टेटमेंट में इस बात को शामिल करने के लिए जोर देना कि वुहान वायरस को चाइनीज़ वायरस कहा जाए, या फिर जब चाइना ने मास्क भेजे विभिन्न यूएसए के एलाई कंट्रीज़ को भी, तो यूएसए ने मांग की अपने एलाई कंट्रीज़ के ये शिपमेंट्स जो हैं वो वापस भेज दिए जाएं। तो इस प्रकार की जब डिमांड यूएसए के द्वारा अपने एलाई कंट्रीज से की जाती है, तो फिर देखो यूएसए और चाइना में कोई फर्क नहीं रह जाता। चाइना भी कोर्सिव पॉलिसी अपनाता है और उसी प्रकार से अगर यूएसए ऐसा करता है तो यूएसए भी चाइना के रास्ते पर चलता है। लास्ट में कंक्लूजन में बोला जाता है, देखो चाइना की इस नई एग्रेशन के बाद इंडो पैसिफिक रीजन में जो कंट्रीज आते हैं उनमें एक नई मांग उठ रही है यूएसए की लीडरशिप की। तो यूएसए के पास एक अपॉर्चुनिटी है, बट यूएसए को इस अपॉर्चुनिटी को ठीक से यूटिलाइज करना होगा और जैसा चाइना करता है उस प्रकार के एक्शंस को अवॉइड करना होगा। और इसी बीच जो एशियन कंट्रीज हैं उनके पास भी मौका है, वो आपस में भी अपना जो रीजनल नेटवर्क या फिर कोई रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है उसे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएं चाइना के एग्रेशन को काउंटर करने के लिए। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल आर्किटेक्चर प्रोफेशन से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया था, जो आर्किटेक्ट्स जिनका प्रोफेशन होता है उन्होंने मांग की थी सिर्फ जो आर्किटेक्ट होते हैं वही आर्किटेक्चरल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें, इस प्रकार का आदेश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश देने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखो इंजीनियर्स भी आर्किटेक्चरल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और आगे भी इंजीनियर्स को छूट है, वो भी आर्किटेक्चरल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। ये देखो कई सालों से डिस्प्यूट चला आ रहा है इंजीनियर्स के बीच और आर्किटेक्ट्स के बीच। आर्किटेक्ट्स ये बोलते हैं सिर्फ हम ही आर्किटेक्चरल सर्विसेज प्रोवाइड करें, ये रूल होना चाहिए, ऐसा कानून होना चाहिए। बट दूसरी तरफ इंजीनियर्स का ये कहना है देखो हम तो काफ़ी सालों से आर्किटेक्चरल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आपका प्रोफेशन स्पेशली आर्किटेक्ट का है, इसका मतलब ये नहीं कि हम वो सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर सकते। बट सुप्रीम कोर्ट ने आर्किटेक्ट्स को राहत प्रोवाइड करने के लिए जजमेंट में एक बात ये बोली, जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं जो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के साथ रजिस्टर्ड हैं, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, सिर्फ उन्हीं रजिस्टर्ड को आर्किटेक्ट्स कहा जाएगा। वो इंजीनियर्स जो आर्किटेक्चरल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो अपने आप को आर्किटेक्ट नहीं कह सकते, वो कहेंगे अपने आप को इंजीनियर ही। तो ये थोड़ा सा एक रिलीफ दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने आर्किटेक्ट्स को। समझ गए? मैं फिर से बोलता हूं, इंजीनियर्स को देखो अभी भी छूट है, वो आर्किटेक्चरल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास आर्किटेक्चर से संबंधित क्वालिफाइड डिग्री है, जो रजिस्टर्ड हैं काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में, उनको बोला जाएगा सिर्फ आर्किटेक्ट। इसके बाद आर्टिकल में बोला जाता है देखो आर्किटेक्ट्स को ये लगता है सुप्रीम कोर्ट की इस रूलिंग के बाद आर्किटेक्चर से संबंधित जो स्टैंडर्ड्स हैं वो डाइल्यूट होंगे। उनको ये भी लगता है हमारा जो प्रोफेशन था ऑलरेडी स्ट्रगलिंग था, लोग ज़्यादा आर्किटेक्चर सर्विसेज अवेल करते नहीं हैं, और इस रूलिंग के बाद आर्किटेक्ट्स के पास और भी कम काम अवेलेबल होगा। जवाब में राइटर ये मानते हैं देखो आर्किटेक्ट्स की ये जो सोच है कि आर्किटेक्चर के प्रोफेशन में सिर्फ हमारी मोनोपोली होनी चाहिए,
इससे हमारे पास ज़्यादा काम अवेलेबल होगा अगर सिर्फ हमारी मोनोपोली होती है। उनकी ये सोच गलत है। आर्किटेक्ट्स के प्रोफेशन में और बहुत सारी कमियां हैं, उस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है आर्किटेक्ट्स के द्वारा, लेकिन अपनी मोनोपोली इस्टेब्लिश करने पर ध्यान दिया जा रहा है। इससे प्रॉब्लम्स दूर नहीं होने वाली हैं। पहले तो देखो, हमारे देश में अभी फिलहाल 1,06,000 रजिस्टर्ड प्रोफेशनल आर्किटेक्ट्स हैं। हमारे देश में 463 आर्किटेक्चरल कॉलेजेस हैं जहां से हर साल 20,000 ग्रेजुएट्स निकलते हैं, और इस साल भी 20,000 और प्रोफेशनल आर्किटेक्ट्स 1,06,000 में ऐड हो जाएंगे। लेकिन देखो, इन आर्किटेक्ट्स में से बहुत थोड़े आर्किटेक्ट्स ऐसे होते हैं जो अपने टैलेंट को नर्चर करते हैं, जो काम करते हैं प्राइवेट होम्स या फिर इंस्टीट्यूशंस के आर्किटेक्चरल डिज़ाइन को प्रिपेयर करने में। लेकिन गवर्नमेंट, जो कि सबसे बड़ा बिल्डर है, या फिर आईटी सेक्टर, ये लोग बेस्ट डिज़ाइन प्रैक्टिसेस को सपोर्ट करते नहीं हैं। मतलब सरकार के द्वारा, आईटी सेक्टर के द्वारा जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनवाई जाती हैं, इसके लिए स्पेशल आर्किटेक्ट्स का सहारा नहीं लिया जाता है। देखो, इंटीग्रेटेड रूप से किसी कंपनी को बोला जाता है कि आप कंस्ट्रक्शन कीजिए इस बिल्डिंग में, तो जो कंपनी, जो फर्म बिल्डिंग बनाती है, वो देखो इंटीग्रेटेड रूप से सभी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जिसमें बिल्डिंग का डिज़ाइन भी होता है, स्ट्रक्चरल सेफ्टी भी होती है। मतलब बहुत सारे एस्पेक्ट एक साथ जुड़े होते हैं। अलग से आर्किटेक्ट्स को नहीं बुलाया जाता कि भैया आप आओ, पहले आप डिज़ाइन करो, नहीं। स्पेशल फर्म्स होती हैं बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए, जो इंटीग्रेटेड रूप से सारा काम देखती हैं। और देखो, इससे फ़ायदा ये होता है कि क्लाइंट्स के लिए ट्रांजैक्शनल कॉस्ट कम होती है। एक तो देखो, आप किसी फर्म को कॉन्ट्रैक्ट देते हो कि भैया आपको बिल्डिंग बनानी है, वो कॉन्ट्रैक्टर बोलता है हम सब कुछ देखेंगे, हम डिज़ाइन भी तैयार करेंगे बिल्डिंग का, स्ट्रक्चरल सेफ्टी भी देखेंगे, डेकोरेशन भी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। तो फिर क्लाइंट को अलग से आर्किटेक्ट की सर्विसेज लेने की आवश्यकता नहीं होती। तो इसीलिए क्लाइंट्स के लिए सस्ता पड़ता है जब इंटीग्रेटेड रूप से बिल्डिंग तैयार होती है। इसके बाद आर्टिकल में बोला जाता है, देखो अभी काफ़ी कम बिल्डिंग्स ऐसी हैं हमारे देश में जिनके बारे में बोला जा सके कि ये बहुत बढ़िया आर्किटेक्चर का नमूना है। मतलब देखो, पुरानी जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं वो तो बनी ही हुई हैं, लेकिन आर्किटेक्ट्स ने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके अभी फिलहाल काफ़ी कम अच्छी बिल्डिंग्स बनवाई हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स दिया जाता है, इंडिया हैबिटेट सेंटर, ये दिल्ली में है। अश्विनी कुमार क्रीमेटोरियम, ये सूरत में है। जीतावन लर्निंग सेंटर, ये महाराष्ट्र में है। ये कुछ ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो आर्किटेक्ट्स ने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके बनवाई हैं, लेकिन ऐसी बिल्डिंग्स काफ़ी कम हैं। जितनी ज़्यादा ऐसी बिल्डिंग्स होंगी, उतनी ही ज़्यादा आर्किटेक्ट्स की सर्विसेज लेने के लिए सरकार या फिर आईटी सेक्टर या फिर दूसरी फर्म्स उतारू होंगी। वैसे छोटे शहरों में ज़्यादा अच्छी बिल्डिंग्स ऐसी देखने को मिलती हैं जो आर्किटेक्ट्स ने डिज़ाइन प्रिपेयर करके बनवाई हैं, जैसे थ्रिसर, बेलगावी। तो कहने का मतलब ये है आर्टिकल में इस पॉइंट का कि आर्किटेक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा अपने डिज़ाइन से बिल्डिंग बनवाएं, ताकि एक अच्छे एग्जाम्पल्स प्रेजेंट किए जा सकें कि हमने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके ये बिल्डिंग बनवाई है, हमारा डिज़ाइन है इस बिल्डिंग में। जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स, अच्छे एग्जाम्पल्स सामने आएंगे, उतना ही ज़्यादा हिट होगा आर्किटेक्ट्स का प्रोफेशन। सेकंड इशू है, अभी फिलहाल ये जो प्रोफेशन है, ये देखो यंग टैलेंट के लिए ज़्यादा अपीलिंग नहीं है। मतलब अपील जो है आर्किटेक्चर के प्रोफेशन की धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि एंट्री लेवल पर ग्रेजुएट की सैलरी काफ़ी कम होती है, 15,000 से लेके 20,000 या फिर इससे भी कम। टोटल जो अभी रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट्स हैं उनमें 60% 35 ईयर्स से उनकी एज कम है। जो नए फ्रेश ग्रेजुएट्स निकल के आते हैं उनके लिए देखो कंपटीशन भी नहीं होता, नेपोटिज्म काफ़ी ज़्यादा होता है। कई कई लोगों ने अपनी फर्म बनाई होती है, तो वहीं पर जो रिश्तेदार होते हैं उनको काम मिल जाता है, लेकिन जिनका कोई आगे पीछे नहीं होता उनको शुरुआत में काम मिलना मुश्किल होता है। तीसरा इशू आर्टिकल में ये कहा जाता है, देखो जो प्रोफेशनल बॉडी हैं आर्किटेक्ट्स की, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, इन्होंने कुछ नहीं किया। ना तो ये डेटा कंपाइल करते हैं, आर्किटेक्ट्स के प्रोफेशन से संबंधित
ना ही इन्होंने अर्निंग पे कोई सर्वे कंडक्ट किया है, वर्क डिमांड पे कोई डेटा इकट्ठा किया है, एम्प्लॉयमेंट लेवल या फिर फ्यूचर स्ट्रेटजीज एग्जिस्ट, इन्होंने कुछ नहीं किया है। अगर देखो ऐसी प्रोफेशनल बॉडी होगी तो आर्किटेक्चर का जो प्रोफेशन है वो कैसे हिट होगा। तो ये सारे सजेशंस राइटर के द्वारा दिए जाते हैं। पहले इन कमियों को दूर किया जाए, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग का विरोध करने से कुछ नहीं होगा। बीच में देखो काफ़ी सारी ऐसी डिटेल्स दी गई हैं जो आंसर्स में लिखने लायक नहीं है। जैसे 1900 से पहले हमारे देश में इंजीनियर्स ही बिल्डिंग प्रोफेशनल हुआ करते थे, लेकिन इसके बाद कॉलोनियल गवर्नमेंट ने डिज़ाइनर्स को कमीशन करना स्टार्ट किया। 1929 में आर्किटेक्ट्स ने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया, एक प्रोफेशनल ग्रुप इस्टेब्लिश किया जिसका नाम था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स, जिसमें बहुत ही कम 158 मेंबर थे। और बाद में जब इंग्लैंड में एक एक्ट बना, आर्किटेक्ट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1931 में बना था, उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स ने भी लॉबी करना स्टार्ट किया कि इंडिया में भी आर्किटेक्चर से संबंधित प्रोफेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए इसी प्रकार का एक्ट बनाया जाए। काफ़ी समय तक ये मांग चलती रही। बाद में एक बिल प्रेजेंट किया गया था पार्लियामेंट में 1968 में, आर्किटेक्चर बिल, लेकिन ये बिल पास नहीं हो सका था। इवेंचुअली 1972 में एक्ट बना था, बट स्कोप काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड था। तो ये सारी डिटेल्स आंसर्स में इस्तेमाल करने लायक नहीं हैं। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल रेप से संबंधित मिथ्स के बारे में है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से और जीएस पेपर 1 के रोल ऑफ वुमन से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, जून के अंत में कर्नाटक हाईकोर्ट की एक सिंगल बेंच ने रेप के अक्यूज्ड एक मैन को बेल दे दिया। बेल देते वक्त कर्नाटक हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने कहा, ऑफेंस देखो सीरियस है, बट ऑफेंस का सीरियस होना एक ग्राउंड नहीं हो सकता जिसके आधार पर किसी सिटीजन को उसकी लिबर्टी से वंचित कर दिया जाए। बट देखो, कर्नाटक हाईकोर्ट के सिंगल जज के बेंच ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि छूटने के बाद, जेल से बाहर आने के बाद जो कंप्लेनेंट हैं उनको डराया धमकाया जा सकता है केस वापस लेने के लिए या फिर अपना बयान बदलने के लिए। इवन देखो, सिंगल जज बेंच ने अपनी जजमेंट में वो वुमन जिनका रेप हुआ था उनके बिहेवियर के बारे में भी एक टिप्पणी की, लेकिन बाद में उस टिप्पणी को रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया। आर्टिकल में कहा जाता है, देखो ये बात सच है कि बहुत सारे रेप के झूठे केसेस सामने आते हैं, बट हर केस में एक ही स्क्रिप्ट नहीं होती है। कुछ केस जेन्युइन भी होते हैं, लेकिन रेप से जुड़े जो मिथ्स हैं उनके बेस पे अगर हर एक केस को परखा जाता है तो एक्चुअल में जो इनोसेंट और जेन्युइन विक्टिम्स हैं उनका हरासमेंट हो जाता है केस सोल्व होने के बजाय। असल में ट्रायल कंडक्ट होना चाहिए किनका, अक्यूज्ड का या फिर सोसाइटी का या फिर उस सिस्टम का जिसकी वजह से फेलियर हुआ, रेप हुआ, लेकिन उनका ट्रायल होने के बजाय विक्टिम का ट्रायल हो जाता है। और उसी पैटर्न को शो करता है ये जो कर्नाटक हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने स्टेटमेंट दी रेप विक्टिम के बिहेवियर के बारे में। आमतौर पे देखो ऐसा माना जाता है, एक मिथ है कि वो महिलाएं जो देर रात पार्टी करती हैं या फिर घूमती हैं, ड्रिंक करती हैं, तो मतलब उनकी कंसेंट है सेक्स के लिए। देखो ऐसा नहीं होता, ये स्टीरियोटाइपिंग है, ये मिथ है। इस मिथ को एक्सप्लिसिटली एड्रेस करने की कोशिश की थी जस्टिस JS वर्मा की कमेटी ने। निर्भया केस के बाद एक कमेटी गठित की गई थी जस्टिस वर्मा की अध्यक्षता में, और उस कमेटी ने ये साफ तौर पर कहा, अगर देखो कोई वुमेन नॉन सेक्सुअल एक्ट्स में इस प्रकार से इंडल्ज होती हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उनकी कंसेंट है सेक्स के लिए। जस्टिस JS वर्मा की कमेटी की रिकमेंडेशंस के बाद एक्ट को अमेंड भी किया गया था 2013 में, और अमेंडमेंट में देखो अब ये भी प्रोविजन है, अगर पैसिव सबमिशन होता है किसी महिला का तो भी इसका मतलब नहीं कि महिला का कंसेंट है सेक्स के लिए, क्योंकि देखो पैसिव सबमिशन का रीज़न और कुछ भी हो सकता है, जैसे ब्लैकमेलिंग हो सकता है, किसी प्रकार का डर हो सकता है दूसरा। तो मतलब कहने का ये है, कानून में तो देखो प्रोविज़न कर दिया गया है, लेकिन इसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। कोर्ट्स इस कानून के बावजूद अलग से अपनी जजमेंट दे देती हैं। जैसे 2017 में महमूद फारूकी वर्सेस NCT ऑफ दिल्ली केस में
कोर्ट ने यह कहा, अगर विक्टिम ने कमजोरी से नो कहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये सबूत है लैक ऑफ कंसेंट का। तो आप ये जजमेंट देख लीजिए। एक तरफ 2013 के अमेंडमेंट एक्ट में प्रोविजन किया गया था कि पैसिव सबमिशन है तो भी इसका मतलब ये नहीं विक्टिम की कंसेंट है, बट बावजूद इसके 2017 में कोर्ट ने इस जजमेंट में कहा कि अगर कमजोरी से विक्टिम के द्वारा नो बोला जाता है तो इसका मतलब ये नहीं लैक ऑफ कंसेंट का ये सबूत है। अगर विरोध करना है तो जोर शोर से विरोध करना होगा, तब माना जाएगा कि लैक ऑफ कंसेंट है। तो कुल मिला के आर्टिकल में यही बोला जाता है। ऑलरेडी देखो रेप केसेस में जो कन्विक्शन रेट है वो बहुत ज़्यादा कम है, उसके बावजूद इस प्रकार से कोर्ट्स की स्टेटमेंट्स या फिर रेप एक्यूज्ड को बेल देना, इससे कन्विक्शन रेट और भी ज़्यादा कम हो जाता है। लेकिन देखो इसके साथ साथ जो झूठे रेप केसेस हैं उसकी समस्या को दूर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये झूठे केसेस की समस्या सिर्फ रेप केसेस में ही नहीं आती, डाउरी के केसेस में या फिर और हमारे देश में जैसे SC एंड ST एक्ट है। झूठे केसेस की वजह से जो जेन्युइन केसेस हैं उनको असली नुकसान होता है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हमारा मजबूत होना चाहिए ताकि शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में पहचान की जा सके कि कौन सा जो केस है वो जेन्युइन है या फिर कौन सा केस झूठा है, और जो झूठा केस दर्ज करवाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई का भी प्रोविजन होना चाहिए ताकि एक डेटरेंस क्रिएट हो। झूठा केस दर्ज करवाने से पहले लोग सोचें। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया रेप मिथ्स के बारे में, स्टीरियोटाइपिंग के बारे में। हमारी इस डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 3 इश्यूज़ को डिस्कस किया। सबसे पहले चाइना की एग्रेशन की वजह से एशिया की रीशेपिंग, दूसरे नंबर पे आर्किटेक्ट्स के प्रोफेशन से संबंधित, और तीसरे नंबर पे रेप मिथ्स के बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।